बस आपको कुछ नहीं करना, अब आप पूरा फोकस रखिएगा जिस टॉपिक को मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। बच्चों, हम लोग रिवर सिस्टम अपना कवर कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो है गंगा रिवर सिस्टम। मैं एक काम करूं, पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूं आप लोगों को, फिर रिवर सिस्टम को हम लोग अच्छे से शुरू करेंगे। बच्चों, गंगा की बात कर रहे हैं। गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली, बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और कुछ हिस्सा इसका तिब्बत में भी जाता है, जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इतने रीजन्स में हिमालय है, 1 2 3 4 5 6 7 देशों में हिमालय फैला हुआ है। और इन सारे के सारे देशों में जितना भी हिमालय एक्सपेंडेड है, वहां से वहां पर जो बहने वाली जो जितनी भी नदियां ओरिजिनेट होती हैं, उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी गंगा है। आप कहेंगे सर 1 मिनट रुकिएगा, आपने कैसे कह दिया गंगा है? हमने तो रिसेंटली 2 रिवर सिस्टम पढ़े थे। मैंने आपको फिर एक बात यह भी बता दी थी कि इसकी लंबाई, टोटल लेंथ जो इसकी है वो कितनी है? 25 किलोमीटर से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर आप लोग मुझसे ये कहेंगे सर इससे पहले तो आपने ये भी बताया ना कि एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदी है सिंधु। ये तो 25 से काफी ऊंची, काफी लंबी है। सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर, वहीं हमें इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। तो फिर आप लोग कहेंगे ये इतनी लंबी तो नहीं है, फिर भी कैसे आप लंबी कह रहे हैं? शायद आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि ये जो 2 नदियां हैं इन्हें एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। एंटीसीडेंट रिवर्स या पूर्ववर्ती नदियां किन नदियों को कहा जाता है? ऐसी नदियां पूर्ववर्ती कहलाती हैं जिनका जो पहले से ही बह रही थी जब हिमालय नहीं बना था, यानी कि हिमालय के निर्माण से पहले से ही बह रही हैं। ऐसी नदियां कौन सी नदियां कहलाई? पूर्ववर्ती नदियां कहलाई। ठीक है बच्चों, तो गंगा हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है इन 7 देशों में। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 25। ये गंगा नदी जो है भारत के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर बहती है। भारत के साथ साथ ये दूसरे देश बांग्लादेश में भी फ्लो करती है। भारत में और कहां बहती है? बांग्लादेश में बहती है। और भारत और बांग्लादेश में इसकी टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर। 25 में से इसकी 2246 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, थोड़ा मेरा एक ऑथेंटिक सोर्स रहा है 2246 किलोमीटर का। अगर कहीं गड़बड़ हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा जरूर। मैं जितना भी डेटा लिया हुआ हूं आज मैं जरूर आप लोगों को इसका पूरा सोर्स भेज दूंगा कि कहां से मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट्स जो है वहां से डेटा लिया हुआ है। तो 2246 किलोमीटर की डिस्टेंस इसकी कहां पर है? भारत के अंदर। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो बांग्लादेश के अंदर फ्लो करता है। गंगा ऐतिहासिक रूप से नहीं, अभी मैं सिर्फ भौगोलिक रूप से बात कर रहा हूं आप लोगों से। भारत के 5 राज्यों में होकर बहती, मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले आती है उत्तराखंड में, या ओरिजिनेट उत्तराखंड से होती है। उत्तराखंड के साथ साथ ये पहुंचती है यूपी में। यूपी के साथ साथ ये जाती है फिर बिहार में। बिहार से अलग हुआ था एक राज्य जिसका नाम है झारखंड, फिर झारखंड में बहती है। और फाइनल जो एरिया है वो कौन सा है? वहां ये जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में ये बहती है, जिस पर पहला आपको रीजन देखने को मिलेगा उत्तरकाशी। उत्तर के काशी के साथ साथ टिहरी का क्षेत्र, टिहरी के साथ साथ देहरादून की पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा में बहती है। और पौड़ी और दून की सीमा बनाते हुए बहती है। और इसके साथ साथ ये पहुंचती है कहां? हरिद्वार में। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहूं तो आप पौड़ी गढ़वाल भी इसको कह सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड के 5 जिलों से संबंधित है गंगा नदी।
उत्तराखंड के 5 जिलों से संबंधित है गंगा नदी दोस्त। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से ओरिजिनेट होती है, जो प्रारंभिक बिंदु है उत्तरकाशी है, और हरिद्वार पर जाकर एंड होती है। इसके बाद नदी एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। यहां सारे जिलों का नाम तो नहीं लिख सकता क्योंकि 28 जिले हैं कुल। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो नहीं है, उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे होंगे आप लोग तो काम आएगा। 28 जिलों में से जो पहला जिला है जहां ये एंटर करती है वो है आपका बिजनौर जिला, और जो अंतिम जिला है 28वां जिला जहां ये जाती है वो है आपका बलिया जिला। बलिया से ये बिहार में एंटर होती है और बिहार में पहुंचती है छपरा में। छपरा नाम सुना होगा आप लोगों ने। या ये कह सकते हैं, पहले उत्तर प्रदेश की कुछ और बातें कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कई सारे क्षेत्र इसके किनारे बसे हुए हैं, और वो कौन से शहर हैं जो प्रमुख शहर हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इसके किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। हर एक पॉइंट, छोटे से छोटे पॉइंट पर बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनते रहिएगा। फिर एक पूरा का पूरा ड्रेनेज पैटर्न इसका हम लोग बनाकर इसे आज कवर कर लेंगे। तो गंगा नदी की बात की, उत्तराखंड के 5 जिलों से इसका संबंध है। प्रत्यक्ष तौर पर उत्तरकाशी, टिहरी और हरिद्वार में ही बहती है, इसकी सीमा बनाते हुए चलती है। देहरादून में भी कुछ हद तक कह सकते हैं, मसूरी के क्षेत्रों के आसपास में नदी बहती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है, जिस पर पहले जिले में एंटर करती है बिजनौर में, और अंतिम जिला कौन सा है? बलिया, यहां से बाहर हो जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख शहर कानपुर और प्रयागराज इसी नदी के किनारे स्थित हैं। प्रयागराज का प्राचीन नाम, पुराना नाम हुआ करता था इलाहाबाद। मां इलाहा देवी के नाम से इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। पहले अल्लाहाबाद कहलाता था, फिर इलाहाबाद कहलाने लगा। अकबर ने इसका नाम परिवर्तित इलाहाबाद मां इलाहा देवी के नाम से किया हुआ था। 2018 में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। प्रयाग आप लोगों को बताते चले कि उस स्थल को कहा जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां आपस में मिलती हैं। बिहार के कौन से जिले में जाती है? छपरा जिले में। और बिहार के साथ साथ बिहार में ही एक जिला और स्थित है जिसका नाम है पटना, बिहार की राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। झारखंड के इसके बाद ये कहां पहुंच, बिहार से होने के बाद ये नदी कहां बहती है आपकी? अगर आपसे पूछा जाता है इसकी सबसे अधिक लंबाई कहां है, तब आंसर होना चाहिए यूपी। और सबसे कम लंबाई पूछा जाता है तो ऐसे कोई स्पेसिफिक डिटेल पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में एंटर होती है, तो ये नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, 2 हिस्सों में। अब यहीं से जियोग्राफिकल टर्म्स आपके निकल कर आते हैं। ये 2 हिस्सों की बात अभी आपसे मैं एक पूरी डिटेल बताने के बाद करता हूं। पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला बिंदु, एक होती है सहायक नदी। सहायक नदी, इसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। और एक होती है वितरिका। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए शब्द आता है डिस्ट्रीब्यूटरी। सहायक नदी का मतलब है किसी एक मुख्य नदी से जुड़ने वाली कोई दूसरी नदी। जैसे एक मेन रिवर है, इससे जुड़ने वाली ये दूसरी नदी कौन सी कहलाई? इसकी सहायक नदी कहलाई। और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है इससे अलग होने वाली नदी, मतलब कि इससे बहते हुए इसकी एक शाखा अलग बढ़ चुकी है। समझ पाए इस बात को? अब आप मस्तिष्क में कुछ बातें इमेजिन कीजिएगा। सहायक नदियां उन नदियों को भी कहा जाता है जिनका सी लेवल, मतलब जो सी लेवल से मुख्य नदी से, या इसको मैं दोबारा बोलता हूं, सहायक नदी आप उन नदियों को भी कह सकते हो जिनका सी लेवल या आधार तल मुख्य नदी से ऊपर होता है। नहीं समझ पाए? मैं समझा देता हूं, इसीलिए तो हम लोग यहां पे हैं। सी लेवल क्या होता है? समुद्र तल से एलिवेशन देखा जाता है। एलिवेशन का मतलब होता है, या उच्चावच, आपने सुना है उच्चावच? कोई भी चीज समुद्र तल से कितनी ऊंची है कितनी नीची है उसे उच्चावच बोलते हैं। आपसे
आपका, ठीक है ना, या हाई लैंड या लो लैंड बोलते हैं उसको। आपका उच्चावच क्या है? समुद्र तल से। जैसे इसको आप सी लेवल मान के चलो, मैं समुद्र तल से 6 फीट ऊपर हूं, आप ये समझ लो। आप अभी कितना ऊपर हूं? 6 फीट ऊपर हूं मैं समुद्र तल से, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। वहीं अगर आप लोग देखते हो नदी, नदी कहां बहती है? पहाड़ी घाटियों में बहती है नदी ना, घाटियों में बहती है, मैदानी क्षेत्रों में नदी बहती है। तो वो जो जिस मैदानी क्षेत्र में नदी बह रही, वहां समुद्र तो है नहीं ना, वो मैदान समुद्र से कुछ ना कुछ तो ऊपर होगा। तो समुद्र से कितना वो ऊपर है, उसी को हम लोग सी लेवल बोलते हैं। सी लेवल से कितना ऊपर है? जैसे अल्मोड़ा सी लेवल से 1650 मीटर की हाइट पर है। एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं, रिसर्च गेट से मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया था। 1650 मीटर की हाइट पर है। कौन सा शहर? अल्मोड़ा शहर। यानी कि समुद्र तल से आप 1650 मीटर की ऊंचाई पर आओगे तो आपको अल्मोड़ा और ऐसी कई आसपास के शहर देखने को मिल जाएंगे। ऐसी नदी की भी कुछ ना कुछ क्या होती है? ऊंचाई होती है। सी लेवल से कितना ऊपर है कितना नीचे ये देखा जाता है, समुद्र तल से कितना ऊपर है कितना नीचे है ये देखा जाता है। तो जो मुख्य नदी होती है वो हमेशा ही नीचे होगी, तभी तो सहायक नदियां उससे आकर मिलेंगी। नहीं समझ पाए? जब ये आपका जो मुख्य नदी है ये नीचे होगी, तभी तो सहायक नदियां यहां से, क्योंकि नदी की विशेषता है वो हमेशा कहां होती है? वो नीचे की ओर जारी होती है। समझ पा रहे हो? अब यहां से चढ़ाई में चढ़ के मुख्य नदी से मिलेगी नहीं वो, सिंपल सी बात है ना। तो मैं ये बता रहा था, सहायक नदी उन नदियों को भी कहा जाता है जिनका आधार तल मुख्य नदी से थोड़ा ऊपर होता है। आप इसका मतलब है यह है मेन रिवर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों को इमेजिन करते हुए चलिए आप लोग, और यह है तो इसकी थोड़ा गहराई होगी और ऊपर से छोटी छोटी सहायक नदियां इससे आकर मिल रही होंगी। तो सहायक नदियां उन नदियों को कहा जाता है जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं और अपना जल समुद्र में गिरा देती हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है उसका नाम है यमुना। सुना होगा आप लोगों ने नाम। यमुना की टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी कितनी? 1385 किलोमीटर्स। कुछ बालक बालिकाएं 1336 कह रहे थे। उनके मस्तिष्क में इस बात को डालना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। टोटल लेंथ इसकी 1385 किलोमीटर है पूरे भारतवर्ष में। यमुना नदी वो नदी है जो उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बहती है, और जब उत्तराखंड की बात की जाएगी तो उत्तराखंड के 2 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र हमें देखने को मिल जाता है। उत्तराखंड के 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो वो जिला जहां से ये निकलती है, और कहां से निकलती है मेरे बच्चे? ये निकलती है उत्तरकाशी से, बहती है देहरादून के क्षेत्रों में टोन्स का जल लेते हुए और हरियाणा का बॉर्डर बनाते, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए। क्या हरियाणा उत्तराखंड के क्षेत्र को छूता है? नहीं छूता है ना, या छूता है? फाइन, बहुत बढ़िया। आप लोगों को चलो इसको भी क्लियर कराते हुए चलूंगा अभी। अब बात करते हैं यहां पर जो पश्चिम बंगाल की जो विशेष बात बताने जा रहा था। सहायक नदी समझ गए ना आप लोग। अब है वितरिका। वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहा जाता है? जो मुख्य नदी से अलग हो जाती है। जो मुख्य नदी से क्या हो जा रही है मेरे बच्चे? अलग हो रही है, उसे वितरिका कहा जाता है। इसकी जो वितरिका है, इसकी जो सबसे प्रमुख वितरिका है उसका नाम है हुगली नदी। हुगली, ठीक है। हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। भाई साहब, आप नदी के सहारे अगर जाना चाहते हैं किसी किनारे में, पहुंच नहीं पाएंगे। ये विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये कई दिशाएं बदल लेती है अपनी, और कहीं कहीं पर इस पर जो है बहुत ज्यादा आपको एक्वेटिक लाइफ ज्यादा देखने को मिलेगी, या आपकी नाव अटका देगी, या कुछ ऐसा ही। मतलब आप जो सोच रहे हैं एक नदी के सहारे किसी एक जगह पर पहुंचना, वैसा नहीं हो सकता हुगली नदी के साथ। और इसी के किनारे बसा हुआ है एक शहर जिसका नाम है कोलकाता। सुना होगा नाम। कोलकाता शहर को पूर्व का लंदन कहा जाता है। कोलकाता शहर क्या कहलाता है? पूर्व का लंदन, लंदन ऑफ ईस्ट कहा जाता है इसे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लगातार पूछता रहता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ना। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं आप लोग के, तो आप ध्यान रखिएगा इनको। मैं आप लोग को एक पूरी लिस्ट भेज दूंगा जहां पर आप सारे शहरों के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग यहां तक बातें समझ पाए होंगे। क्लियर है दोस्त? यहां तक सारी कुछ पूछना है पूछिए आप लोग। स्वागत, ठीक है। बाकी और किसी कोई डाउट मन में? कुछ किसी प्रकार का सवाल, किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है देवी? चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दो से। अच्छा हाँ, कुछ बातें अब मिटा के बताता हूं क्योंकि इतनी बातें तो आप लोग की यहां होगी।
हमने काफी बातें कर ली इसके बारे में। अब देखिए, गंगा नदी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा इसके हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। गंगा की जब आप लोगों से मैं बात करता हूं तो इसका उल्लेख आपको वैदिक काल के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैदिक काल कहने का मतलब है जिस समय ऋग्वैदिक एरा चल रहा था, ऋग्वैदिक काल चल रहा था। और ऋग्वैदिक काल का मतलब है उस समय ऋग्वेद लिखा गया था। सिर्फ जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी बस वो इतना ही समझ ले कि ऋग्वेद के अंदर गंगा का उल्लेख किया गया है। गंगा इज डिस्कस्ड इन ऋग्वेदा। कितनी बार? एग्जैक्टली बच्चे, एक बार इसका उल्लेख किया गया है। आज भारत की 50 करोड़ से अधिक की आबादी, 50 करोड़ से अधिक की पॉपुलेशन गंगा नदी के बिसाइड बसी हुई है, इसके किनारे बसी हुई है। काहे, कैसे, काहे बसी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद पूरा वैदिक काल के अंदर, उस समय जब लोहे की खोज हो गई तो लोगों ने गंगा नदी की, देखो गंगा नदी है, जितनी भी सभ्यताओं का विकास, पहले एक बात समझिएगा, मैंने आप लोगों से एक बात कही कि आज गंगा नदी के किनारे भारत की 140 करोड़ में से 50 करोड़ पॉपुलेशन बसी हुई है। जो हाईली पॉपुलेटेड डेंस एरियाज हैं या अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, बड़े बड़े शहर, वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। जहां हाई पॉपुलेशन या गंगा या उसकी सहायक नदी के किनारे बसे हुए, हाई पॉपुलेशन डेंस एरियाज, जहां अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। पूरा बिहार के अंदर पॉपुलेशन का लेवल देखिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन का लेवल देखिए आप, 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो चुकी है उत्तर प्रदेश की आज की रेट में। तो बड़े बड़े शहर जो है इसके किनारे बसे हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही पतन हुआ, मैं इसको सामान्य तौर पर 2500 से 1500 ईसा पूर्व लिख रहा हूं, जो कि मैक्स मूलर मानते हैं। वैसे कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर, कुछ लोग ज्यादा ही पढ़े लिखे हो जाते हैं तो फिर यूट्यूब के अंदर कमेंट भी ऐसे करने लग जाते हैं कि डेट तो ये थी, आपने ये बता दी। मैं आपको 20 डेट्स बता सकता हूं अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास का जो क्षेत्र टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, इसका कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार ये माना गया टाइम पीरियड। लेकिन मैक्स मूलर मानते 2500 ईसा पूर्व से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व। किसका समय काल बता रहा हूं मैं आप लोगों को? सिंधु घाटी सभ्यता का। दुनिया की जितनी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं वो नदियों के किनारे हुई हैं। चाहे आप चीन की सभ्यता देख लीजिए, वांगहो नदी किनारे की सभ्यता। वांगहो एक रिवर बहती है ईस्ट चाइना के अंदर। हालांकि वहां की सबसे लंबी नदी जो है यांग सिटी क्यांग है। यह उत्तराखंड पीसीएस 2022 में पूछा गया सवाल है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग सिटी क्यांग। हाँ, एशिया की सबसे लंबी नदी भी कह सकते हैं आप उसे। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरहात नदी के किनारे बसी हुई है। मिस्र की सभ्यता मिस्र के आसपास में जो नील नदी बहती है वहां बसी हुई है। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया बच्चे, उसके बाद पश्चिम के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता थी। मैंने आपको बताया था सिंधु नदी कहां बहती है? पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में। तो लोगों ने वहां से भागकर पूर्व की तरफ आना शुरू किया और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में फिर वैदिक काल का चरण शुरू हुआ। धीरे धीरे तांबे की जगह लोहे ने 1000 ईसा पूर्व के आसपास में कहा जाता है कि लोहे का प्रयोग होने लगा, इस्तेमाल होने लगा। इसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला हुआ है। अतरंजी खेड़ा से एक लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। ये प्रश्न भी लगातार बनता है आपका। एक हैंड एक्स मिली हुई है। लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई यहां से, जिससे यह पता चलता है कि इस रीजन के अंदर हमें इस रीजन के अंदर सबसे पहले किसका इस्तेमाल हुआ था, किसका प्रयोग हुआ था? लोहे का प्रयोग हुआ था। लोहे के आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया था, सब कुछ बदल कर। एक मैं साधारण सा सवाल आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग बता पाएं बहुत अच्छा भी लगेगा मुझे, कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ होगा? एग्जैक्टली बच्चे, आपने कहा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या मूलभूत आवश्यकताएं थी नवल?
रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा, रोटी मिल जा रही थी नदी के किनारे। एग्जैक्टली। आप एक बात समझिएगा, जो प्री हिस्टोरिक एरा का मनुष्य था वो खाना बदोश था। प्राग ऐतिहासिक काल का जो मानव था ना, वो खाना बदोश जिंदगी जीता था। खाना बदोश का मतलब है भटकने वाला प्राणी था, क्योंकि उसे कृषि का उत्पादन थोड़ी ना आता था। आज हम जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बन रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो कोई सिविलाइज्ड लोग थोड़ी ना थे। उन्होंने तो धीरे धीरे जो सभ्यताओं का विकास हुआ है उसकी तरह वो डेवलप होते रहे। आप लोग इस तरीके से समझिए इस चीज को कि मनुष्य खाना बदोश जिंदगी के चरण में दर दर भटकता रहता था और एक जगह से दूसरे स्थान पर खाने के लिए जाता रहता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया, कहा जाता है, इतिहास की एनसीईआरटी की पुस्तकों में लिखा हुआ है, कोई वो वैज्ञानिक व्यक्ति ही रहा होगा कि घूम फिर के फिर वही स्थान पर पहुंच गया जहां वो छोड़कर गया हुआ था। कहीं रहता होगा, उस स्थान में को छोड़कर चला गया क्योंकि वहां खाने की अब आवश्यक चीजें मिल नहीं रही थी, तो दूसरे स्थान पर चला गया और सालों बाद वो आया, उसने देखा वहां पर फिर से वो फसल या कुछ ना कुछ उत्पादन दोबारा से वही हुआ है। तो उसे ये पता चल गया कि अरे दोबारा से कृषि को उत्पादित किया जा सकता है, यानी कि एग्रीकल्चर किया जा सकता है। और कहा यह जाता है कि मनुष्य खाना बदोश जिंदगी, यानी कि फूड कलेक्टर, जब वो खाद्य संग्राहक था, फूड को कलेक्ट करता था, इकट्ठा करके एक जगह रख लेता था और बाद में खाता था, वहां से फूड प्रोड्यूसर यानी कि खाद्य उत्पादक बनने में उसने 3 लाख साल का सफर तय किया है। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने में उसे 3 लाख साल लग गए। नदियों के किनारे वो इसीलिए आया क्योंकि नदियों के किनारे जब उसे पता चला कि कृषि की जा सकती है, तो कृषि वो आप क्या बन गया, उसने परमानेंट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए, अपने स्थायी आवास। नहीं तो खाना बदोश जिंदगी जीता था, कभी यहां रहता कभी दूसरी जगह रहता। लेकिन अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, अब उसने स्थायी निवास बनाने शुरू कर दिए, वो एक जगह रहना शुरू कर दिया उसने। और जब एक जगह रहना शुरू किया तो वहां पर नदियों के किनारे वो इसलिए बसा क्योंकि नदियों के किनारे उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। और मूलभूत आवश्यकताएं क्या थी मित्र? उसको तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए था। इमेजिन कीजिए आप लोग तेंदुपत्ते में लिपटे हुए हैं और जब गाना आ रहा है क्रीम पाउडर आ घिसनी किले ने, आप लोग लगाने में लगे हुए हैं क्या? पेड़ों की छाल के जो भी रंग होते हैं ना, वो लगाने में लगे हुए हैं क्रीम पाउडर में। मुंह पे थोड़ी ना लगाओगे यार, उसे तो हाथ पे लगाओगे आप लोग। तो इन पत्तों में जब आप लिपटे हुए हैं, वहीं आप अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, यानी कि घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, वो आपकी पूरी हो चुकी है। कृषि करने के लिए आपको सिंचाई चाहिए, वो आपकी आवश्यकता पूरी हो चुकी है। रोटी, कपड़ा समझ गए आप लोग? कपड़ा क्या है? छाल है, छाल, पेड़ों की छाल पहनते थे, कपड़ा भी लपेटते, वो भी लपेटते थे, पत्ते भी। और साथ ही साथ रूप श्रृंगार के लिए आप फूल लगा सकते हैं माथे पर, गोल छोटी सी रस्सी बनाई और माथे पे लगा लो। तो ये आवश्यकताएं आपकी किसके किनारे पूरी हो रही हैं? नदी के किनारे। इसलिए नदियों के किनारे घर बनने शुरू हुए। आज 50 करोड़ की पॉपुलेशन यहां ऐसी थोड़ी ना आ गई क्योंकि नदी का, आप विश्वास नहीं करेंगे सर, अकबर के समय में 80% क्षेत्र पर, 80% रीजन के अंदर 80% एरिया ऐसा हुआ करता था जहां फॉरेस्ट था। पूरा भारत फॉरेस्ट्रीफाइड था, वनी क्षेत्र हुआ करता था अपना उत्तर भारत। जहां वन क्षेत्र थे, आज लू चलती है, गर्म हवाएं चलती यहां पे। हमने बात की वैदिक काल की, और वैदिक काल के अंदर हमने एक पॉइंट देखा। क्या देखा पॉइंट? हमने एक पॉइंट ये देखा, वैदिक काल के अंदर क्या था, गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है। फिर हमने ये समझा कि नदियों के किनारे इतने सारे लोग आखिर बसे कैसे। अब तीसरी बात समझिएगा, मध्यकाल के अंदर एक शासक आता है अकबर। हम इसी की बात कर रहे थे। अकबर, कहा जाता है कि अकबर वो शासक था जो अपनी रसोई के लिए एग्जैक्टली गंगा जल उपयोग करता था। और उसने एक खोजी अभियान दल भी भेजा हुआ था, कहां? गंगा के ओरिजिन का पता लगाने के लिए, यानी कि उत्तर के क्षेत्रों में भेजा हुआ था। हालांकि वो ओरिजिन जो सोर्स है वो पता उसको नहीं लग पाया था एग्जैक्टली। इसके साथ साथ वो गंगा जल का उपयोग क्यों करता था, इसके बारे में भी अच्छे से हम लोग बात करेंगे। वो थोड़ी देर में वो कॉन्सेप्ट आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अकबर के साथ साथ सर हमारा एक मध्यकाल का हमारा भी एक शासक रहा है उत्तराखंड का, जिसका नाम हुआ करता था टिहरी रियासत का राजा भवानी शाह।
भवानी शाह इस बात को जानता था कि टिहरी रियासत के लोग, टिहरी रियासत का मतलब है टिहरी और उत्तरकाशी का क्षेत्र, और उत्तरकाशी से ही गंगा निकलती है। अब आप कहेंगे सर वहां से तो भागीरथी निकल रही, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अच्छे से। आप देखिएगा भवानी शाह वो व्यक्ति है 1860 के अंदर, 1859 के अंदर भवानी शाह राजा बन रहे हैं, और इनको यह पता चला कि टिहरी के लोग गंगा का जल लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बेचने जाते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस गंगा जल को जो बेचने जाने वाले लोग थे उन पर टैक्स लगा दिए। गंगा जल विक्रय कर लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? भवानी शाह थे। गंगा जल पर विक्रय कर लगाने वाले व्यक्ति थे। इसको सेल टैक्स कह सकते हैं आप लोग। गंगा जल पर कौन सा कर लगाया इन्होंने? विक्रय कर लगा दिया। अब गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, धीरे धीरे आप लोग जानते हैं 1750 से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है। औद्योगिकीकरण ने क्या कर दिया, गंगा नदी जो वेस्टेज होता है, उद्योगों से निकलने वाला जो वेस्ट है, वो सारा का सारा गंगा नदी के ऊपर, या उत्तर भारत के अंदर जो क्षेत्र डेवलप हुए या जो शहर डेवलप हुए जहां प्रदूषण की स्थिति हद से ज्यादा आज देखने को मिलती है, उन शहरों के किनारे जो जो उद्योग धंधे लगे, उद्योगों से निकलने वाला जो वेस्टेज था या वेस्ट था, वो गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों में डाला जाने लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, जमशेदपुर शहर का नाम सुना है? जमशेदजी टाटा ने बनाया था जमशेदपुर। कहां पड़ता है जमशेदपुर? एग्जैक्टली झारखंड में पड़ता है। और झारखंड सहित और 4 राज्यों के अंदर आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। सुना है नाम? छोटा नागपुर पठार कहां स्थित है? मुख्य रूप से फैला हुआ है झारखंड के क्षेत्रों में, लेकिन ये झारखंड के साथ साथ 4 और राज्यों में भी फैला हुआ है छोटा नागपुर पठार। 4 और राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। जो जमशेदपुर शहर है, ध्यान से सुनिएगा बात को, जो जमशेदपुर शहर है मित्र, इस जमशेदपुर शहर के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर लगी, कारखाने यहां पर लगे, उनसे नए नए उत्पाद बनाए गए। उत्पाद बनाने में जो वेस्ट मटेरियल होता था ना, उसको एक नदी के अंदर डाला जाता था जिसका नाम था सुवर्ण रेखा, या इसी को आप लोग कह सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा, या इसी को हम लोग स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी यहां बहुत अच्छा खासा जीवन था, मतलब जलीय जीवन बहुत ज्यादा था, एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा थी। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट इस पर डालने के कारण ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। आज की डेट में इसे हम लोग बायोटिक डेजर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, जैविक मरुस्थल बोलते हैं इसको हम लोग। भारत का बायोटिक डेजर्ट कौन सी रिवर है? जैविक मरुस्थल है। जैविक मतलब जीवों की कोई संख्या नहीं मिलेगी, वो डेजर्ट है। वो डेजर्ट आपको ये मिलेगा, स्वर्ण रेखा नदी। इसके साथ साथ एग्जैक्टली गंगा के साथ भी यह स्थिति रही। कानपुर सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में से एक है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर तो है ही है, सबसे प्रदूषित शहर भी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और यहां से जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है वो कहां डाला जाता है? गंगा पर। गंगा को हम पवित्र नदी कह रहे हैं, है ना? पवित्र नदी बोल रहे हैं गंगा को, यानी कि इसकी पवित्रता अपने आप में ही है। आप पहाड़ के अंदर या पूरे देश भर में कहावतें हैं, भैया गंगा नहा लो एक बार, पाप धुल जाएंगे सारे के सारे। इतनी पवित्र गंगा, इतना पवित्र गंगा को माना गया है हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर। लेकिन गंगा प्रदूषित हुई, लगातार हो रही है। इसके शुद्धिकरण के लिए गैप की शुरुआत की गई थी 1985 में, जिसे बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 1985 में। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी 1985 के अंदर। 4 नवंबर 2008 को
गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ऊपर लिख रहा हूं जगह, नीचे पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख पाएगा। वर्ष 2009 के अंदर गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन कौन सी रिवर में मिलती है आपकी? जो गंगा में मिलती है सिर्फ, हाँ उसकी बात चल रही है, क्योंकि गंगा रिवर डॉल्फिन सबसे प्योर वाटर में मिलती है। एग्जैक्टली बच्चे, ये तारीख बिल्कुल सही बताई इस बालक ने, वो है 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया? नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया। वर्ष 2014 के अंदर मुझे याद है, अभी भी उमा भारती उत्तराखंड आई थी और उमा भारती ने 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हालांकि इसे उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है वर्ष 2016 से। 2016 की 7 जुलाई से उत्तराखंड में शुरू हुआ था ये। 7 जुलाई 2016 से उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था। वर्ष 2017 में 2017 के अंदर गंगा नदी को और यमुना नदी को नैनीताल हाईकोर्ट ने, हालांकि अब हमारा हाईकोर्ट कहां शिफ्ट हो गया है? हल्द्वानी शिफ्ट हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था, लिविंग बीइंग बोल दिया था इनको, जीवित प्राणी का दर्जा। अभी दयाशंकर ने एक प्रश्न और पूछा। दयाशंकर क्या पूछा? स्पर्श गंगा अभियान, इसकी शुरुआत कब से हुई? हाँ 2009 बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाता है स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब से हुई है? ब्रांड एम्बेसडर। स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई है 17 दिसंबर 2009 से। फिर भी एक बार डेट कंफर्म कर लेना आप लोग। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वो कौन सी है? वो कौन है? एक फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी, अभी राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं, हेमा मालिनी। तो इतनी सारी बातें गंगा के इतिहास और गंगा से संबंधित योजनाओं से रही। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने रिवर सिस्टम के अंदर आते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ बात बताई। गंगा के कई सारे और नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गंगा का पहला नाम है भागीरथी। गंगा का दूसरा नाम है पद्मा। और गंगा का तीसरा नाम खुद ही गंगा है, और क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में बहती है। उस पर पहला राज्य है आपका उत्तराखंड और दूसरा राज्य है, जो अंतिम राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। जो उत्तराखंड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, जो उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा ना, वहां गंगा का जो प्रारंभिक नाम है, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं सारी बातों को, वहां इसका नाम है भागीरथी। सबसे पहले नाम इसका क्या होता है आपका? भागीरथी। लेकिन जैसे ही इस भागीरथी से मिलती है अलकनंदा, इनिशियल नेम इसका जो है वो क्या है? भागीरथी है। जैसे ही इससे मिलती है अलकनंदा तो इसका नाम पड़ जाता है फिर कहां से? देवप्रयाग से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। वास्तविक तौर पर गंगा इसको देवप्रयाग से कहा जा रहा है। अब यहां पर सवाल ये उठेगा, सर एक बात बताइए, गंगा का ओरिजिन पूछा जाता है, उद्गम बिंदु पूछा जाता है, तो आंसर क्या किया जाएगा? 100% आप याद रखिएगा, जहां से भागीरथी निकल रही है।
अभी मैंने ओरिजिन की कोई बात ही नहीं की, क्योंकि ओरिजिन पर बहुत सारे पॉइंट्स बताने, तो इसलिए मैं अभी ओरिजिन पर बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी अगर आप सुनना चाहें तो गोमुख आपको पता ही है, गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है, गाय के समान का मुख है। किस वर्ष टूटा था बता सकते तो बताइए। टूट गया था एक बार गोमुख, दोबारा से बना। तो भागीरथी नदी स्टार्टिंग में, या इस उत्तराखंड के अंदर गंगा को प्रारंभ में क्या कहा जाता है? भागीरथी। और इस भागीरथी की उत्तराखंड के अंदर लंबाई है 205 किलोमीटर। इसके बाद इसे देवप्रयाग से गंगा कहा जाता है, और देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक इसकी जो लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। ओवरऑल कहें तो उत्तराखंड के अंदर 301 किलोमीटर में बहती है कौन सी नदी आपकी? लेकिन हम लोग भागीरथी को यहां अलग और गंगा को अलग पढ़ते हैं, इसलिए उत्तराखंड की सबसे लंबी हो जाती है आपकी कौन सी? काली, 252 किलोमीटर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। वहीं वेस्ट बंगाल की जब हम बात करें तो वहां पर भी, वहां क्या होता है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे ही गंगा बंगाल में प्रवेश करती है, वहां दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा हुगली है, और जो दूसरी मेन शाखा है इसकी, उसे फिर से भागीरथी कहा जाता है। तो उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल दो राज्यों में से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जब भागीरथी जब पहुंचती है बांग्लादेश में, तो इसे कहा जाता है पद्मा। ठीक, क्या बोला जाता है? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। लिखना छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में लिख लीजिएगा आप लोग। अब इसे कहा जाता है पद्मा। पद्मा पश्चिम बंगाल से एंटर होके कहां पहुंच रही है? बांग्लादेश। और यही अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए एक नदी और आती है। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, सांगपो, यारलुंग जांगबो या दिहांग रिवर। जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी, कॉमन नेम ब्रह्मपुत्र नदी है, असम से एंटर होकर बांग्लादेश पहुंचती है। अंतिम इसका असम है राज्य। असम से सीधे कहां पहुंच जाती है? या पश्चिम बंगाल जाती है? नहीं, ये सीधे असम से मेघालय और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाते हुए बांग्लादेश एंटर करती है। बांग्लादेश, सॉरी माफ कीजिएगा, ये सीधे सीधे किसका बॉर्डर बनाती है? आपका मेघालय और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाते हुए बांग्लादेश में एंटर होती है। और गोलुडो नामक स्थान पर किससे मिलती है? पद्मा से मिल जाती है। लेकिन यहां पर एक बात और बतानी है, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है दोस्त? तो जमुना और पद्मा जिस स्थान पर मिलती हैं उसे गोलुडो कहा जाता है। हेलो, आप समझ रहे हो बच्चों? यहां पे उसे क्या कहा जाता है? यहां मैंने बताया ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये नदी कौन सी बताई मैंने? गंगा। लेकिन गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंटर कर रही, वहां वाले लोग, उनकी भाषा अलग है, बांग्ला भाषा वहां पर बोली जाती, तो उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख लिया। इसका नाम क्या रखा गया? पद्मा। और क्या बोले सुनो, बोले पद्मा और जमुना मिलती गोलुडो नामक स्थान पर। कहां पे? गोलुडो नामक स्थान पर मिलती है। और दूसरी बात पता है क्या है? बोलो पहले क्या है? बहुत बढ़िया। इसके बाद इस नदी को कहा जाता है मेघना। कौन सी नदी बच्चे? मेघना। इसी मेघना से मणिपुर के लोकटक क्षेत्र से आने वाली एक नदी जिसका नाम है बराक नदी आकर मिलती है। ठीक, बराक नदी से कहां पर आकर मिलती तो पूछा जाएगा, तब आंसर रहना चाहिए चांदीपुर। सब बांग्लादेश की लोकेशन हैं। चांदीपुर पर आकर किससे मिलती है ये नदी? बराक नदी मेघना से मिलती है। यहां से भी 2-3 प्रश्न और आप लोग के बन सकते हैं। और वो प्रश्न क्या बन सकते हैं ये देखिएगा। यहां से पहला प्रश्न आप लोग का बन सकता है, जब ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है तो ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है बच्चे, क्या बोलते, किसका निर्माण करती बताया मैंने आपको? क्या होता है डेल्टा? अगले 30 सेकंड के अंदर समझना चाहते तो समझिएगा। नदी का एक प्रारंभिक बिंदु होता है,
जहां वो अलग अलग स्रोतों से निकलकर छोटी छोटी जलधारों में आकर एक जगह इकट्ठा होती है, फिर बड़ी जलधारा बनकर आगे बढ़ती है। जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, क्योंकि समुद्र से थोड़ा इधर वाला हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, मैदान, पहाड़ों में तो नदी का प्रवाह तीव्र होता है, लेकिन मैदानों में नदी का प्रवाह हो जाता है धीमा, तो वो उतना वेग धारण नहीं कर पाती। नदी अपने साथ अवसाद लाती है, अवसाद लाने के कारण नदी क्या कर रही है, अपने साथ जो अवसाद लेकर आ रही है मैदानी क्षेत्रों में इकट्ठा करने लग जाती है, और वो इकट्ठा किए गए अवसाद या रेजिड्यूज जो हैं उसके कारण क्या होता है, नदी के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। और नदी की हमेशा विशेषता रही कि वो बढ़ती रहती है, जिसके अब अवरोध उत्पन्न हो गया, बाधा उत्पन्न हो गई, तो नदी यहां गई, बाधा उत्पन्न हो गई तो नया रास्ता ढूंढेगी ना, तब वो छोटी छोटी शाखाओं में बट रही है। देखिए आप लोग, यही क्षेत्र कहला रहे डेल्टा। मैथमेटिक्स वाले इसको ये वाला डेल्टा या ये वाला डेल्टा न समझिएगा, ये वो वाला डेल्टा नहीं है। ये डेल्टा कौन सा है, जो नदी के द्वारा बनाया गया है। इस डेल्टा को लोकल एरिया के अंदर सुंदरबन नाम दिया गया है। सुंदरबन एक मैंग्रोव रीजन है। मैंग्रोव समझते हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन क्या होती है, मैंग्रोव वनस्पति किसे कहते हैं? आज दिमाग हिला डाला तुम लोग का मैंने। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? जिनकी जड़ें, जो पानी में उगने वाले पौधों वाले क्षेत्र को मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है, जहां आपको ज्वार भाटा की भी स्थितियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। वो सारी चीजें होती है मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। यार पढ़िएगा आप लोग जरा मैंग्रोव वनों के बारे में, जिनकी जड़ें कहां होती है, पानी के अंदर। ऐसे पौधे जो जमीन पानी दोनों में रहते हैं मैंग्रोव क्षेत्र के अंदर आते हैं। मित्र ने कहा सर गोलुडो के बाद नदी को मेघना नहीं कहा जा रहा है, बराक के बाद इसको कहा जा रहा है मेघना। मैं मना नहीं करूंगा, मैंने कई जगह ये भी देखा है डेटा, ये बराक के बाद। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि जमुना और पद्मा जहां से मिलती है वो पद्मा ना कहलाकर मेघना कहला रही है। और फिर मेघना के बाद जब ये बराक इससे मिलती है, ये कहां मिलती है, चांदीपुर, या इसी को चांदपुरा बोलते हैं कहीं पर, वहीं पर चांदपुरा भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, वहां पर मिलती है। फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये तो रही इसकी कुछ बेसिक बातें, ये रहे इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब क्या सवाल पूछने पूछिए आप लोग। एक आपका नवल का हो गया सवाल, और किसी ने कुछ पूछना है पूछिए, पूछिए। इसका एक काम करते हैं, फिर आप रिवर्स सिस्टम कल ही कंटिन्यू करते हैं इसका, ठीक है दोस्त? उम्मीद है आज बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, बाकी कल मिलते हैं आप लोग को।